ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियां। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी बोलने वाली घड़ी, और ये कहानी आपको सुना रही हैं क्षमा शर्मा। पापा सिंगापुर जा रहे थे। उन्होंने अंतरिक्ष से पूछा उसे क्या चाहिए। अंतरिक्ष ने पहले आंखें मटकाईं, मम्मी की तरफ देखा, फिर अपने टैडी को बाहों में भरकर बोला, कुछ भी। कुछ भी क्या? लड्डू, पेड़े, बर्फी, बालूशाही, मलाई, आइसक्रीम या चॉकलेट? पापा बोले। अंतरिक्ष ने दोहराया, बर्फी, बालूशाही और आइसक्रीम। उसकी तोतली बोली सुनकर पापा हंसे और उसे बाय कहकर चले गए। थोड़ी देर बाद जब एक जहाज़ आसमान से गुजरा तो मम्मी ने अंतरिक्ष को दिखाया, देखो वो जा रहे पापा। अंतरिक्ष दूर जाते जहाज़ को देखता रहा। अब हर रोज़ वो मम्मी से पूछता, कब आएंगे पापा। उसका अपने स्कूल में भी मन न लगता। एक रात जब अंतरिक्ष सो रहा था तो किसी ने उसके गाल पर हौले से पुच्ची की। उसने आंखें खोलकर देखा, अरे ये तो पापा हैं। वो उनकी गोद में चढ़ गया। पापा ने उसे अपने कंधे पर बिठा लिया, फिर बोले, और भाई बर्फी, मलाई क्या किया इतने दिन? मम्मी को परेशान किया? उसकी मम्मी बोली, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बस बहुत याद किया इसने तुम्हें। पापा अपना बैग खोलने लगे। उसमें उसके लिए एक से एक खिलौने थे, टैबलेट, कंप्यूटर भी था, लेकिन अंतरिक्ष को सबसे ज़्यादा पसंद आई बोलने वाली घड़ी। वो अंतरिक्ष के आँख के इशारे से चलती थी। उसमें एक मुर्गा भी लगा था जो सुबह होते ही बांग देने लगता था। जब अंतरिक्ष एक खिलौने को छोड़कर दूसरा खिलौना उठाता तो घड़ी कहती, अंतरिक्ष बेबी, पहले अपने खिलौने को अलमारी में संभाल कर रखो, ज़मीन पर डालोगे तो टूट जाएगा ना। जब नाश्ते का टाइम होता तो घड़ी याद दिलाती, बेबी जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर पार्क में खेलने चलते हैं। एक बार अंतरिक्ष अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था तो घड़ी ने धीरे से कहा, बेबी गोल मारो, और अंतरिक्ष ने गोल कर दिया। इतवार के बाद सोमवार के दिन में खाने की छुट्टी हुई। एक बच्चे ने अंतरिक्ष के टिफिन से कुछ चुराना चाहा तो घड़ी ने रोका, अरे ये क्या करते हो? ये सैंडविच तो अंतरिक्ष के लिए उसकी मम्मी ने बनाया है, तुमने खा लिया तो वो क्या खाएगा? घड़ी के रूप में उसे एक ऐसा दोस्त मिल गया था जो उसे हर मुसीबत से बचाता था। एक बार जब छुट्टी की घंटी बज गई तो घड़ी ने कहा, तुमने अपनी पानी की बोतल तो क्लासरूम में ही छोड़ दी। उसकी नैनी जब उसे थपकियां देकर सुलाती तो घड़ी मीठा संगीत सुनाने लगती। कभी वो कोयल की आवाज़ में बोलती तो कभी खेल खेल में शेर की तरह दहाड़ती। मज़ा तो तब आता जब कभी रेल का तो कभी कार का हॉर्न बजाती। मम्मी पापा का जब ऑफिस से आने का समय होता तो घड़ी कहती, अंतरिक्ष बस जल्दी से दूध पी लो। नैनी देखती कि अंतरिक्ष हमेशा घड़ी की बात सुनता है, उसकी बात पर भी ध्यान नहीं देता। इसलिए एक दिन जब वो सो गया तो उसने घड़ी को छिपा दिया। अंतरिक्ष के मम्मी पापा ने जैसे ही आकर कॉल बेल बजाई, वे अंदर आए कि अलमारी से आवाज़ आने लगी, अंतरिक्ष तुम्हारे मम्मी पापा आ गए, मुझे यहाँ से निकालो। मम्मी ने आकर देखा कि घड़ी अंतरिक्ष के पास नहीं बल्कि अलमारी में है। उन्हें लगा हो सकता है कि अंतरिक्ष ने उसे वहाँ रख दिया हो। अब तो ये रोज़ का काम हो गया। नैनी का घड़ी को कभी तकिए के नीचे छिपाती तो कभी जूते के पीछे, मगर घड़ी सबको चिल्ला लाकर बता देती कि वो कहाँ छिपी है। अब तो उसके जितने भी खिलौने थे वे सब भी घड़ी से नाराज़ रहने लगे। अंतरिक्ष अब उनके साथ कम जो खेलता था। उनमें रबर का एक जिराफ भी था। जब अंतरिक्ष नन्हा सा था, 1 महीने का, तब पापा के एक दोस्त ने दिया था। जिराफ ने नैनी से कहा, तुम चिंता मत करो, आज मैं इस घड़ी को निगल लूँगा। मेरी लंबी गर्दन से ये बाहर भी नहीं निकल सकेगी। मैं बाकी खिलौनों को भी अपने साथ मिला लूँगा। इस घड़ी ने हमारे अंतरिक्ष को हमसे दूर कर दिया है। उस रात जब सब सो गए तो जिराफ ने घड़ी को निगल लिया। अगले दिन जब अंतरिक्ष स्कूल जाने लगा तो घड़ी कहीं मिली ही नहीं।
मम्मी पापा ने सब जगह तलाशा, उनकी भी समझ में नहीं आया कि घर से घड़ी कहाँ चली गई। अंतरिक्ष भी रोने लगा, वो घड़ी के बिना स्कूल नहीं जाएगा। पापा ने कहा कि वो उसके लिए दूसरी वैसी ही घड़ी ला देंगे, मगर वो न माना। तब मम्मी ने उसे प्यार करते हुए कहा, कोई बात नहीं, शाम को आकर फिर से उसे ढूंढूंगी। हो सकता है किसी ऐसी जगह रख दी हो जहाँ वो हमारी आवाज़ न सुन पा रही हो, वरना अभी तक तो वो खुद ही बता देती कि वो कहाँ है। तुम्हारे बिना तो वो 1 मिनट भी नहीं रह सकती, आखिर उसे भी तो तुम्हारी याद आ रही होगी। अंतरिक्ष को ये सुनकर बड़ी खुशी हुई, उसकी दोस्त घड़ी को भी उसकी याद आ रही होगी। सभी के जाने के बाद नैनी ने जिराफ से कहा, अगर किसी को पता चल गया कि घड़ी तुमने निगली है तो क्या, मैं तुम्हारा नाम लगा दूंगा कि तुमने मुझसे ऐसा करने को कहा था। जिराफ की बात सुनकर नैनी को गुस्सा आ गया, वो उसकी गर्दन खींचने लगी। जिराफ दर्द से कराहने लगा। तभी अंदर से घड़ी चिल्लाई, छोड़ दो उसे, वो अंतरिक्ष का दोस्त है तो मेरा भी दोस्त हुआ ना। घड़ी की बात सुनकर जिराफ को बहुत दुख हुआ। जिस घड़ी को वो अपना दुश्मन समझ रहा था, वो तो उसे अपना दोस्त मान रही है। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम अंतरिक्ष को कभी मत बताना कि मैंने तुम्हें निगला था, वरना उसे कितना दुख होगा। बेकार में बेचारा आज सवेरे रोता हुआ स्कूल गया है। घड़ी बोली, वादा रहा, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी। चाहती तो सवेरे ही बता सकती थी, मैं सब कुछ सुन रही थी, मगर तब मेरी तुम्हारी दोस्ती कैसे होती। अब मुझे बाहर निकालो। जिराफ ने घड़ी को उगल दिया। बाकी जो खिलौने घड़ी की बात सुन रहे थे, वे भी उसके दोस्त बन गए। वे सब उसके इर्द गिर्द नाचने लगे। अंतरिक्ष जब स्कूल से नैनी के संग लौटा तो घड़ी उसके बिस्तर पर रखी थी। शाम को जब मम्मी पापा आए तो वे भी नहीं समझ सके कि एकाएक घड़ी गायब कैसे हो गई थी और फिर वापस कैसे आ गई। बोलने वाली घड़ी। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी आपको सुना रही थी डॉक्टर क्षमा शर्मा। वतन से पैदा, ये तन हुआ हमारा खाके वतन से पैदा। काम आएगा वतन के हर उस्ता हमारा, काम आएगा वतन के हर उस्ता हमारा। वतन की उल्फत सर पे कफन का सौदा, दिल में वतन की उल्फत सर पे कफन का सौदा। नामे वतन
वतन की उल्फत सर पे कफन का सौदा नामे वतन हो या रब बिरदे ज़बां हमारा फसले बहार आए गर गुलशने वतन में फसले बहार आए फसले बहार आए गर गुलशने वतन में खूने जिगर से सींचे हर नौजवां हमारा खूने जिगर से सींचे हर नौजवां हमारा ला 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 हम अहद कर चुके हैं मर जाएंगे वतन पर हम अहद कर चुके हैं मर जाएंगे वतन पर क्या कर सकेगा देखें दौरे ज़मां हमारा हम अहद कर चुके हैं मर जाएंगे वतन पर क्या कर सकेगा देखें दौरे ज़मां हमारा ला 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 भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना वायरस महामारी के कारण 9.5% तक गिरावट आने की संभावना है। केंद्रीय बैंक ने हालांकि कहा है कि अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही तक प्रगति दिखाई देगी। शीर्ष बैंक ने नवीनतम मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्च मूल्य लेन देन के लिए 24 घंटों के रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अर्थात RTGS बैंक धन हस्तांतरण की अनुमति दे दी है। ये दिसंबर 2020 से शुरू हो जाएगी। इस कदम से कारोबार करने में आसानी होने की आशा है। गोवा हर घर जल प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गोवा ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल कनेक्शन प्रदान कर दिया है। प्रधानमंत्री कल एक अति महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना का शुभारंभ करेंगे। अगले 4 वर्षों के दौरान 6.62 लाख गांवों में भूमिहीन लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। उन्हें जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। ये कदम परिवर्तनकारी है और ग्रामीण लोगों को संपत्ति प्रदान कर देगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि सभी देशों को कोविड का टीका विकसित करने में सहयोग करना चाहिए। श्री मुरलीधरन ने कहा कि भारत ने महामारी के दौरान कई गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों को चिकित्सा और अन्य सहायता प्रदान की है। देश में 59,88,822 लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 82,753 मरीज ठीक हुए। रिकवरी की दर इस समय 85% है। सक्रिय मामले 9 लाख से नीचे आ गए हैं।
पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 11,64,018 परीक्षण किए गए हैं। कुल परीक्षण 8.5 करोड़ की संख्या को भी पार कर चुके हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा। नॉर्वे की नोबेल समिति ने कहा है कि WFP दुनिया भर में लाखों लोगों को भोजन प्रदान करता है। इसने युद्ध और संघर्ष के एक हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के प्रयासों में एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम किया है। और लैटिन अमेरिकी देशों में कोविड-19 मामलों में नए उछाल के बाद अर्जेंटीना में नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1 लाख घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहरा, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाऊ। जनक सनेहु सीलु कर तूति, निपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी बिदा अवधपति मागा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही
नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भये प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। सुनी चली ही पराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिल खाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुतारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरु सीसा। मत सहस दस सिंधुर साजे, जिन्हि देखी दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकिय कही, दीन्ह विदेह बहोर। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देई असीस सिखावनु देहि। होए हु संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवही मृदुबानी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन्ह बार बार उरलाई।
ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। आज की सामयिक वार्ता का विषय है चीन पाक समुद्री गठजोड़, असमान अनिश्चित संबंध। आलेख सुमित कुमार सिंह का है। अनुवादक और वाचक हैं हर्षवर्धन। पाकिस्तान के सामरिक विचारक हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की नौसेना और ग्वादर बंदरगाह के विकास को आवश्यक बताते हैं। इस क्षेत्र में चीनी नौसैनिक शक्ति के अतिक्रमण और हिंद महासागर के जल में चीन की आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को संरक्षण प्रदान करने में पाकिस्तानी नौसेना की भूमिका को सही ठहराते हुए कई भ्रमित तर्क भी उनके द्वारा दिए गए हैं। ये दावे झूठे हैं और उनके खोखलेपन को उजागर करने के लिए उपयुक्त ऐतिहासिक, भूराजनीतिक और समकालीन संदर्भों का उल्लेख किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की नौसेना की भविष्य की भूमिका के बारे में अनुमान है कि ये हिंद महासागर क्षेत्र में चीन भारत प्रतिद्वंद्विता का समानकरण है। चीन की विस्तारवाद और अतिक्रमण नीतियों पर चिंता अब लगभग सार्वभौमिक है। इसलिए भारत जैसे समुद्री शक्तियों और चीन जैसे विस्तारवादी देशों के बीच हिंद महासागर में शक्ति प्रदर्शन न तो नया है और न ही अप्रत्याशित। पाकिस्तान द्वारा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध पूर्वाग्रह चीन के पक्ष में अपने देश को एक बड़ी शक्ति के रूप में भाड़े के सेवा प्रदाता के रूप में पेश करने के लिए पाकिस्तानी सोच की एक और अभिव्यक्ति भी है। इस प्रवृत्ति को भारतीय उपमहाद्वीप के संपूर्ण औपनिवेशिक इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाता है। इस इतिहास को पुनः स्मरण करना महत्वपूर्ण है। आज चीनी राजनीतिक और आर्थिक समर्थन से उभरा पाकिस्तान खुद को बलूचिस्तान में एक खतरनाक राजनीतिक संकट के चक्रव्यूह में घिरा हुआ पाता है। ग्वादर का बंदरगाह, जो कि एक शांत प्रांत में स्थित है, वो इस क्षेत्र में भारत के समुद्री पुनरुत्थान को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान में पासा पलट देने वाले के रूप में देखा जा रहा है। कई मायनों में ग्वादर को एक वाणिज्यिक और सैन्य बंदरगाह के रूप में विकसित करना सभी की एक प्रबल इच्छा है, जो पाकिस्तान की आंतरिक और क्षेत्रीय नीतियों के साथ एक अन्याय है। रावलपिंडी ने स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को नजरअंदाज करके अल्पकालिक लाभ प्राप्त करने की ऐतिहासिक प्रवृत्ति प्रदर्शित की है और इसके बजाय पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में सेना की प्रधानता को बनाए रखने के लिए एक बाहरी सामरिक लाभार्थी को खुश करना पसंद किया है। हालांकि जिबूती के उदाहरण के साथ, जहां चीन ने एक अस्थायी व्यावसायिक स्थल को पूरी तरह से विकसित सैन्य अड्डे में बदल दिया, पाकिस्तान के चेहरे पर ग्वादर में वास्तविकता की स्पष्ट रेखा के रूप में देखा जा सकता है। हिमालय से भी ऊंची और समुद्र से भी गहरी बताई जाने वाली पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की ऊंचाई और गहराई अब ग्वादर के रूप में सबके सामने स्पष्ट होने लगी है। आकलन से पता चलता है कि पाकिस्तान में निवेश करने के लिए चीन को लुभाने हेतु ग्वादर का उपयोग करने से इस्लामाबाद की ओर से वास्तव में सामरिक दूरदर्शिता की चूक ही मानी जा रही है। किसी भी प्रकार का प्रभावशाली बुनियादी ढांचा और आधुनिक निर्माण बलूचिस्तान के लोगों द्वारा अपने न्यायपूर्ण भाग्य के निर्माण की दिशा में किए गए बलिदानों को नहीं मिटा सकता, जिसका प्रमाण दमनकारी चीनी सैन्य कार्रवाई और पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी द्वारा उनके कार्यकर्ताओं का जबरन गायब कर दिया जाना और लक्षित हत्या के रूप में सबके सामने है। ग्वादर में चीनी सैन्य उपस्थिति उत्तरी हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्थानों पर फारस की खाड़ी क्षेत्र में विभिन्न शक्तियों के सैन्य हितों के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करेगी। इसलिए आंतरिक या बाहरी हित हो, ग्वादर का विकास एक अर्ध चीनी इकाई के रूप में पाकिस्तान को एक जटिल सामरिक स्थिति के साथ रहने के लिए बाध्य करता है। आतंकवाद का समर्थन करने वाली नीतियों के कारण पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय बेहद गंभीर है। सऊदी अरब से हाल ही में मिली डांट ने इस्लामाबाद में एक खतरे की घंटी बजा दी है, जिससे इस्लामिक परिषद संगठन में पाकिस्तान के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। नागरिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विकासात्मक व्यय की आवश्यकता से अनभिज्ञ पाकिस्तानी सेना ने अपनी बड़ी पूंजी के साथ साथ राजस्व व्यय के लिए आरक्षित धन से भी चीन से ही अपना अधिकांश सामान आयात किया है। पाकिस्तानी नौसेना देश के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा रही है, जो यूरोप और चीन से महंगे हथियारों की खरीदारी करने की कोशिश कर रही है। भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति से पाकिस्तान के नौसैनिक विश्लेषकों में एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की दृष्टि समावेशी और आत्मसात करने वाली है, जैसा कि हमारी सागर अर्थात सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास नीति में परिलक्षित होता है। पारस्परिक सम्मान और सर्वहित की अवधारणा में निहित क्षेत्रीय सहभागियों के पसंदीदा सैन्य साझेदार के रूप में उभरने की भारत की इच्छा समतावाद का ही एक उदाहरण है। चीन की तरह भारत की नीतियां न तो शोषणकारी हैं और न ही दमनकारी।
शुद्ध सुरक्षा प्रदाता सूक्ति कोई भारत की शाब्दिक देन नहीं है। इसका उपयोग भारत के संदर्भ में पेशेवर वैश्विक पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाता रहा है। पाकिस्तान को ये अनुभव होना चाहिए कि उसकी भलाई हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सामरिक दास के रूप में चीन द्वारा अपना शोषण कराने की अनुमति देने के बजाय निष्पक्ष और गैर टकराव वाले तौर तरीकों की मांग करने में है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।